नमस्कार। गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी को मेरी ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और नमन। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आने वाले संवत में आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों और आपके सारे दुख दर्द दूर हों और धन धान्य से आप परिपूर्ण हों। अब बात करते हैं आज के वीडियो की। वैसे हमने कई वीडियोस बनाए हैं जिसमें किसी कंपनी का जो शुरुआत हुई वो एक या तो सिंगल प्रोप्राइटरशिप फर्म के रूप में हुई, जैसे एक दुकान के रूप में, या किसी पार्टनरशिप फर्म के रूप में हुई, और उसके बाद उसने खुद के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज़बरदस्त वेल्थ बना के दी। ऐसे कई वीडियोस तो हम कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक स्टार्टअप की, और जैसा आप जानते हैं कि स्टार्टअप कल्चर युवाओं में काफ़ी पॉपुलर है। तो ये जो कंपनी है, इस कंपनी की शुरुआत स्टार्टअप के रूप में एक युवा ने की। ये पंजाब बेस्ड एक कंपनी है। इस कंपनी का नाम है TAC टेक इन्फोसेक, और इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के अध्ययन करने का अनुरोध हमें भगत राम ग्रोवर जी से प्राप्त हुआ है। तो जानते हैं आज की वीडियो में कि कंपनी क्या करती है। ये बेसिकली साइबर सिक्योरिटी के एरिया में है, और आप में से जो थोड़ा सा कंप्यूटर के बारे में कम जानकारी रखते हैं उनको हम सरल शब्दों में ये बताने का प्रयास करेंगे कंपनी एग्जैक्टली क्या करती है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, ताकि आप शेयर के बारे में कोई सही निर्णय कर सकें। पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये कंपनी NSE अमर्ज प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड है, यानी एक SME कंपनी है। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि जो अमर्ज प्लेटफॉर्म पर जो SME कंपनीज होती हैं वो सर्टेन लॉट में ट्रेड करती है, यानी एक शेयर की खरीद फरोख्त आप नहीं कर सकते। तो इस शेयर में अगर आपको ख़रीदना है तो आप इस शेयर का लॉट जो है 200 शेयर्स का है, यानी 200 शेयर्स के लॉट में आपको ख़रीदना है और 200 शेयर के लॉट में ही आपको बेचना है। तो थोड़ा सा इसमें अमाउंट जो इन्वेस्ट होता है ज़्यादा होता है, और इस कारण से एक छोटे निवेशक के रूप में जो रिस्क है, रिस्क ऑफ लॉस, वो भी ज़्यादा होता है। हमेशा की तरह पहले जान लेते हैं कंपनी की हिस्ट्री के बारे में। तो इसकी कंपनी की हिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है। इस कंपनी की शुरुआत एक स्टार्टअप के रूप में एक स्कूल ड्रॉप आउट, यानी स्कूल की पढ़ाई छोड़कर काम धंधे में लग गए थे इसके फाउंडर। उनका नाम है तृष्णीत अरोड़ा। तो फॉर्मली उन्होंने एक 20 साल की उम्र में स्टार्टअप लॉन्च किया 2013 में। 2016 में विजय केडिया जो जाने माने इन्वेस्टर हैं, उन्होंने प्री सीरीज़ फंडिंग A इस कंपनी को दी। अब ये सीरीज़ A फंडिंग क्या होती है, सीरीज़ B फंडिंग क्या होती है, तो इसके बारे में हमने जब एथर एनर्जी को IPO आया था तो उस समय हमने वीडियो बनाया था, क्योंकि उस कंपनी ने भी काफ़ी इस तरीके की सीड फंडिंग और सीरीज़ A फंडिंग उसने ली थी, और उसके बाद ये IPO आया था एथर एनर्जी का। तो चाहें तो आप वो वीडियो प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। 2016 में इस कंपनी को स्टार्टअप से एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का रूप दे दिया गया, और 2023 में ये कंपनी पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट हो गई। मार्च अप्रैल 2024 में इस कंपनी को IPO आया। IPO की जो प्राइस थी ये 106 रुपये पर शेयर थी, और बहुत ही धमाकेदार इस कंपनी को जो रेस्पॉन्स मिला। रिटेल कैटेगरी में 434 टाइम्स ये सब्सक्राइब हुआ, 434 गुना, और ओवरऑल 422 गुना सब्सक्राइब हुआ। और टोटल जो डिमांड थी, यानी जो टोटल जो लोगों ने पैसे लगाए, वो $1 बिलियन की रकम इन्वेस्टर्स ने बिड की। तो बहुत ही धमाकेदार इस कंपनी का जो IPO का रेस्पॉन्स था। इस कंपनी ने अभी हाल ही में यानी अक्टूबर 2025 में एक 1:1 की बोनस की घोषणा भी की है, और अभी ये बोनस जो है ये फ्रक्टिफाई नहीं हुआ, यानी रिकॉर्ड डेट ये अभी इसकी आई है। तो हाँ, अब इसका जो शेयर का प्राइस है ये 790 है। तो आप ये कह सकते हैं कि 106 के IPO प्राइस से ये कंपनी का 1.5 साल में प्राइस जो है वो 790 हो गया है। तो करीब 1.5 साल में 7.5 टाइम्स, 7.5 गुना रिटर्न इसने दिया है, जो बहुत ही ज़्यादा एग्जॉर्बिटेंट रिटर्न है। अब बात करते हैं कंपनी के प्रमोटर्स की। तो एक प्रमोटर तो आपने जान ही लिए, वो तृष्णीत अरोड़ा हैं, जिन्होंने 20 साल की उम्र में इस कंपनी को स्थापित किया, और उनका जो साथ दे रहे हैं वो चरणजीत अरोड़ा है। तो चरणजीत अरोड़ा इनके पिताजी हैं जो बिजनेसमैन हैं, और बड़े मज़े की बात ये है कि तृष्णीत अरोड़ा जो हैं
ये भी स्कूल ड्रॉप आउट हैं, और जो चरणजीत अरोड़ा हैं जो इस कंपनी में होल टाइम डायरेक्टर हैं, वो भी बिना किसी फॉर्मल एजुकेशन के बिजनेसमैन है। तो आप ये देखिए, दो व्यक्ति जो जिनके पास एक तो स्कूल ड्रॉप आउट है और दूसरे के पास जो बिल्कुल कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, उन्होंने इस कंपनी को स्टार्टअप से बढ़ाकर करीब करीब 1000 करोड़ की कंपनी बना दी है। तो इसका मतलब ये है कि फॉर्मल एजुकेशन जो है वो कई जगह आवश्यक नहीं होती अगर आपने एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट हो तो। अब जानते हैं कि कंपनी करती क्या है। कंपनी, जैसे मैंने बताया, साइबर सिक्योरिटी के एरिया में है, और साइबर सिक्योरिटी क्या होती है ये हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले इनके काम को समझ लेते हैं सरल शब्दों में। ये कंपनी रिस्क बेस्ड वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट एंड असेसिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। तो ये रिस्क बेस्ड वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट और असेसिंग सॉल्यूशन क्या होता है? तो देखिए, मान लीजिए एक किसी राजा का किला है। अब उस किले पर कोई दुश्मन जो है वो अटैक करना चाहता है। अब दुश्मन क्या देखेगा? उसमें से ये देखेगा भाई किस जगह दीवार, जो किले की दीवार है वो छोटी है, या कहीं किले की दीवार गिर गई हो, या कहीं पहरा नहीं हो, या कहीं दीवार पोली हो, या कुछ ऐसी चढ़ने की जगह हो जहाँ से, या आसपास कोई पेड़ हो जिससे जो है जंप करके किले के अंदर प्रवेश किया जा सके। तो ये जितने भी एरियाज़ हैं, इन पॉइंट्स को वल्नरेबिलिटी पॉइंट्स बोले जाते हैं, यानी ऐसे पॉइंट जहाँ से हमले की आशंका सबसे ज़्यादा होती है। तो ये वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट एंड असेसिंग सॉल्यूशन, तो पहले असेस करते हैं कि भाई कहाँ कहाँ दुश्मन जो है ना वो किले में प्रवेश कर सकता है। आप समझ लीजिए कि किसी किले, जो राजा है उसने एक एजेंसी को ठेका दिया इस बात के लिए, ये पता करने के लिए भाई मैं कहाँ कहाँ से दुश्मन मेरे एरिया में प्रवेश कर सकता है। तो वो चीज़ वल्नरेबिलिटी असेसमेंट और मैनेजमेंट, यानी उसके बाद उसको ठीक कर। अब रिस्क बेस्ड क्या होता है? अब रिस्क बेस्ड का मतलब ये है कि बहुत सारी जगहें ऐसी होंगी किले में जहाँ पर से ये सिक्योरिटी ब्रीच हो सकती है। तो सिक्योरिटी ब्रीच का मतलब जहाँ से दुश्मन एंटर हो सकता है, लेकिन हर जो एरिया है, जैसे दीवार पोली हो गई या गिर गई या दीवार की ऊंचाई कम हुई, तो हर जो रिस्क होता है वो रिस्क जो है ना वो बराबर का लेवल का नहीं होता है। मान लीजिए किसी जगह किले की दीवार बरसात के कारण टूट गई, तो वो आपको उस चीज़ को ठीक करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वहाँ से सबसे ज़्यादा संभावना इस बात की कि दुश्मन आपके किले में प्रवेश कर जाएगा। तो पहला जो एरिया होता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा रिस्क होता है, तो उसको पहले टैकल करना, ताकि टाइम भी बचे और पैसा भी बचे। क्योंकि आप हर चीज़ को परफेक्ट करना चाहेंगे तो देखिए, परफेक्शन किसी भी सिस्टम में संभव नहीं होता, चाहे किले की दीवार हो चाहे साइबर सिक्योरिटी हो। अब बात करते हैं आईटी के टर्म्स में। तो किले का एग्जांपल लेके अगर हम समझें तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो कोई आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, यानी आईटी का पूरा सिस्टम होता है, कंप्यूटर का जो सिस्टम होता है, तो जैसे आप जानते हैं सारे कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़े होते हैं और क्लाउड से जुड़े रहते हैं। तो वहाँ पर होता ये है कि कोई भी जो वीक पॉइंट होता है उसको, जो कोई हैकर हुआ या कोई रैंसमवेयर हो, रैंसमवेयर मतलब फिरौती लेने के लिए, भाई सिस्टम को हैक कर लिया आपने, हैक करने के बाद बोले मैं सिस्टम को चालू तभी करने दूंगा जब मेरे को आप इतने रुपए की फिरौती दे दोगे। तो इस तरह की जो सिक्योरिटी के रिस्क होते हैं उनको ये कंपनी असेस करती है। असेस करने के बाद उसको मैनेज करती है, और ये सारी चीज़ें जो है ना वो मैनेजमेंट को बताती है भाई आपके सिस्टम में ये प्रॉब्लम है, यहाँ से आपको रिस्क आ सकता है, और आपको टैकल करने के लिए, इस चीज़ को टैकल करने के लिए आपको ये रिस्क पहले टैकल करना है, ये रिस्क उसके बाद टैकल करना है। क्योंकि ये जो फर्स्ट रिस्क जो मैं बता रहा हूँ, मतलब जो ये टैक इन्फोसेक वाले बता रहे हैं, तो वो रिस्क जो है वो आपकी कंपनी को सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा। जो दूसरा काम इनका ये है वो ये साइबर सिक्योरिटी स्कोर प्रोवाइड करते हैं। साइबर सिक्योरिटी स्कोर का मतलब क्या हुआ कि भाई मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन है और मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर मेरी सिस्टम को, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो मैंने बना रखा है उसमें कितनी थ्रेट मुझे है, कितना रिस्क है मुझे। तो आप ये समझ लीजिए जिस तरीके से हम सिबिल स्कोर काउंट करते हैं ना कि भाई मेरा सिबिल स्कोर इतना, जिसका सिबिल स्कोर जितना अच्छा होता है उतना ही जो उसकी फाइनेंशियल हिस्ट्री अच्छी होती है उसको लोन जल्दी मिल जाता है। तो इसी तरीके से जो साइबर सिक्योरिटी स्कोर होता है वो ये देते हैं, मतलब उस
किसी कंपनी के सिस्टम को, आईटी सिस्टम को असेस करके ये पता लगाते हैं कि भाई अगर आपको मैं फॉर एग्जांपल 10 में से नंबर देना चाहूँ कि कितना परफेक्ट आपका सिस्टम है, तो साहब मैं 9 दूंगा। इसका मतलब ये आपका सिस्टम बहुत परफेक्ट है। आपका जो एक्सटर्नल थ्रेट जो है, यानी कोई बाहर से कोई अटैक अगर करना चाहे तो वो अटैक प्रॉपरली हो नहीं पाएगा, और आपके इंटरनल जो कंट्रोल्स हैं तो वो भी बहुत आपके अच्छे हैं। तो इस तरीके से ये स्कोरिंग भी देते हैं ताकि कंपनीज को अपने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की सिक्योरिटी के बारे में जानकारी मिल सके। तीसरा जो इनका काम है वो है पेनिट्रेशन टेस्टिंग। अब ये पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्या होता है कि ये क्या करते हैं कि एथिकल हैकिंग, अगर आपने सुना हो कि एक हैकर तो वो हुआ जो आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचाना चाहता है या उससे कोई लाभ लेना चाहता है। दूसरी एथिकल जो हैकिंग होती है वो ये चीज़ होती है कि मैं जो है ना, मैं जानबूझकर आपके सिस्टम में एंटर करता हूं और मैं सिर्फ ये जानने की कोशिश करता हूं कि आपकी जो सिक्योरिटी है वो प्रॉपर है या नहीं। तो कभी आपने सुना होगा कि एयरपोर्ट पे जो है मॉक ड्रिल्स होती हैं। तो मॉक ड्रिल में क्या होता है कि वो ये इस तरीके का पोज करते हैं कि किसी जो एयरक्राफ्ट है उसको किसी ने हाईजैक कर लिया और उसके बाद उसको हम जो है सेना की सहायता से या पुलिस की सहायता से बंधकों को या जो उसमें पैसेंजर उनको छुड़ा रहे हैं। इसी प्रकार जो टेक इन्फोसेक है ये एथिकल हैकिंग के माध्यम से उस कंपनी के सिस्टम में जो कंपनी इनकी क्लाइंट हैं उसमें एंटर होने का प्रयास करती है और एंटर होके ये शो करती हैं ये कंपनी कि भाई देखो आपके जो सिस्टम है ना उसमें इतना इतना रिस्क होने वाला है। ये हुई इनके बिजनेस की बात। अब ये सब चीज़ें तो है, लेकिन इनका आखिर प्रोडक्ट या सर्विस है क्या? तो देखिए इनका जो एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट है ना वो सॉफ्टवेयर है, और उस सॉफ्टवेयर में 5 कंपोनेंट्स हैं। अब ये 5 कंपोनेंट का क्या मतलब हुआ? देखिए 5 कंपोनेंट इस तरीके से हुआ कि आप जैसे माइक्रोसॉफ्ट वाला जो ऑफिस पैकेज जो लेते हैं उसमें आपको क्या क्या मिलता है कि आपको ऑफिस मिलता है, एमएस ऑफिस, उसके बाद एक्सेल मिलता है, पावर पॉइंट मिलता है, और इसी तरह के काफ़ी सारे आपको पैकेजेस उसमें इंटीग्रेटेड मिलते हैं। तो ऐसे ही इनका जो फ्लैगशिप प्रोडक्ट है वो ESOF है, तो एंटरप्राइज सिक्योरिटी इन वन फ्रेमवर्क। तो ESOF एंटरप्राइज सिक्योरिटी इन वन फ्रेमवर्क मतलब ये जो अगर आप सॉफ्टवेयर हमारा ले लोगे तो उससे हम आपकी काफ़ी सारी जो जितनी हमने आपको बताया कि भाई साइबर सिक्योरिटी थ्रेट दूर हो जाएगी, इसके बाद आपका वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड मैनेजमेंट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप कोई कार्ड या पेमेंट सिस्टम लगाते हैं तो वो बिल्कुल सिक्योर है या नहीं ये भी हम इंश्योर कर देंगे। इसके अलावा साइबर रिस्क जो है उसका क्वांटिफिकेशन कर देंगे, उसका स्कोर भी प्रोवाइड कर देंगे, और एक डैशबोर्ड भी हम दे देंगे। डैशबोर्ड में क्या होता है कि ये पूरा आईटी का काम जो होता है ना ये तो आईटी डिपार्टमेंट किसी कंपनी में करता है, टॉप मैनेजमेंट के पास एक उसमें मोटा मोटा या डैशबोर्ड में पूरी डिटेल, ब्रॉड डिटेल आ जाती है कि सिस्टम जो है, आईटी सिस्टम जो है ये किस तरह का फंक्शन कर रहा है, मतलब प्रॉपर फंक्शन कर रहा है नहीं कर रहा है। तो ये हुई इनके सॉफ्टवेयर की बात। और जैसे मैंने बताया एक सर्विस भी वो प्रोवाइड करते हैं। वैसे सॉफ्टवेयर भी इनका सर्विस है, लेकिन एक दूसरी सर्विस जो एथिकल हैकिंग से रिलेटेड ये प्रोवाइड करते हैं तो वो है पेनिट्रेशन टेस्टिंग, जिसके बारे में मैंने वीडियो में थोड़ी देर पहले जिक्र किया। अब इनका मॉडल क्या है, पैसा कैसे लेते हैं? तो ये क्या करते हैं, जो कंपनी इनकी सर्विस लेती है उनको ये जो ESOF है वो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर देते हैं और उसका रेगुलर ये किराया चार्ज करते हैं। तो जो ऐसा मॉडल होता है उसको सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस बोलते हैं। फिर ये जो कंपनी है उस कंपनी के हिसाब से, मतलब ऐसी फाइनेंशियल जो कंपनी होती है उसकी अलग रिक्वायरमेंट होती है, कोई मार्केटिंग से रिलेटेड कंपनी होती है उसकी अलग रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो ये टेलर मेड सॉल्यूशन, मतलब इनका जो सॉफ्टवेयर जो ESOF है उसको कुछ एडजस्ट करके उस कंपनी के हिसाब से ये बना देते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। दूसरी बात ये कि ये बड़े ऑर्गेनाइजेशन यानी लार्ज कॉर्पोरेट्स के हिसाब से और जो छोटे ऑर्गेनाइजेशन है दोनों के लिए ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं, मतलब ये सर्विस जो है ये प्रोवाइड करते हैं। इनके जो मेन क्लाइंट्स हैं वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं, गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं और कॉर्पोरेट्स हैं। कॉर्पोरेट्स मतलब कंपनीज, छोटी बड़ी सब तरह की कंपनी। जो क्लाइंट्स की बात करूं जिन्होंने इनकी सर्विस ली है या ले रहे हैं तो उसमें HDFC है, NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो UPI जिसने UPI जनरेट किया है, फिर NSDL ई गवर्नमेंट है, फिर
बंधन बैंक है। फॉरेन कंपनीज़ की बात करूं तो माइक्रोसॉफ्ट है, लेनोवो है, सेल्सफोर्स है, फ्रेशवर्क्स है। 85 से ज़्यादा कंट्रीज़ में इनके ऑपरेशंस है, मतलब 85 कंट्रीज़ के किसी न किसी कंपनी को इन्होंने ये सॉफ्टवेयर या सर्विस अपनी प्रोवाइड कर रखी है। अब इनकी ग्रोथ स्ट्रेटेजी की बात करूं कि ग्रो किस तरीके से करते हैं, तो देखिए इनकी ग्रोथ की स्ट्रेटेजी जो है इनऑर्गेनिक है। ये कंपनीज़ जो है एक्वायर करते हैं, तो 2024 में इन्होंने 2 यूएस कंपनी को एक्वायर किया। इसके अलावा इन्होंने यूएई में जो इनकी खुद की होली ओन सब्सिडरी थी उसको खुद में मर्ज कर लिया या एक्वायर कर लिया, ये कहें तो। इसके अलावा छोटी छोटी कंपनीज़ ये अलग अलग देशों में एक्वायर कर देते हैं। और ये इसलिए भी आवश्यक है कि डेटा लोकलाइजेशन है ना, ये एक प्रॉब्लम हो गई है। डेटा लोकलाइजेशन का मतलब ये है कि जो भी कंट्री है वो ये चाहता है कि अगर आप कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हो तो उससे रिलेटेड डेटा जो है ना वो मेरे यहीं होना चाहिए। मतलब ये उससे सारा रिलेटेड डेटा, आप कहीं ऐसा नहीं होगा आपका सर्वर इंडिया में लगा हुआ हो और आप इंडिया से सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। आपकी कंपनी जो है वो साइबर सिक्योरिटी वाली या इस तरह की कोई भी कंपनी होती है जो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट और मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है, उसका सारा डेटा हमारी ही कंट्री में होना चाहिए। अक्टूबर 2024 में इनको मासा ऑथोराइज्ड साइबर सिक्योरिटी असेसर ऑफ गूगल का सर्टिफिकेट भी मिला। इसका मतलब क्या हुआ? मासा ऑथोराइज का मतलब ये मोबाइल एप्लीकेशन सिक्योरिटी असेसमेंट। ये जो आप ऐप डेवलपर्स जो होते हैं, जो ऐप जो प्ले स्टोर में ऐप होता है, वो ऐप को ये एक सर्टिफिकेट देते हैं, ये असेस करके भाई इसमें कोई ऐसा वायरस तो नहीं है या इसमें कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है कि जो आपके कंप्यूटर में या आपके मोबाइल में जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो वो आपके मोबाइल के लिए कोई थ्रेट बन जाएगा। तो सरल शब्दों में समझें तो गूगल ने ये ऑथोराइज़ किया है कि किसी भी ऐप डेवलपर को कि भाई अगर आप ये टैग इन्फोसेक से आप अगर एक सर्टिफिकेट ये ले लोगे तो हम ये आपके ऐप के साथ एक टैग लगा देंगे जिसमें ये कह देंगे कि इसमें कोई साइबर सिक्योरिटी का इशू नहीं है। तो ये एक तरीके से ये जो डाउनलोड करते हैं जब उस ऐप को, तो वो एक जो डाउनलोड करने वाले व्यक्ति को एक कॉन्फिडेंस या सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करूं तो देखिए बहुत ही ज़्यादा पैशनेट प्रमोटर हैं और उन्होंने स्टार्टअप से शुरू करके इस कंपनी को 1500-1600 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन तक पहुंचा दिया है। दूसरी बात ये है कि लगातार डिजिटलाइजेशन हो रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड और भारत इसमें बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। एआई ऑटोमेशन, उसके बाद जीसीसी, क्लाउड कंप्यूटिंग, 5G, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, इतने सारे एरियाज़ हैं जहां पर आपको साइबर सिक्योरिटी की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी आने वाले समय में। फिर जो ये साइबर सिक्योरिटी का मार्केट है ये भी 2025 से लेके 2030 तक ऐसा अनुमान है कि लगभग 12-13% की रेट से बढ़ेगा, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वीकनेस की बात करूं तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो कंपटीशन इस एरिया में बहुत है, लोकल कंपटीशन भी बहुत है, यानी डोमेस्टिक प्लेयर भी काफ़ी सारे हैं और जो वर्ल्ड वाइड है वो भी काफ़ी सारे जो हैं बड़े बड़े प्लेयर्स इस एरिया में साइबर सिक्योरिटी के एरियाज़ में हैं। जितनी भी बड़ी कंपनीज़ हैं वो साइबर सिक्योरिटी के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती हैं और छोटी स्पेशलाइज्ड कंपनीज़ भी हैं। दूसरी बात ये है कि इनका जो क्लाइंट कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है। एक जो क्लाइंट है उससे इनका 80% से ज़्यादा रेवेन्यू आता है, तो इनको रेवेन्यू की डाइवर्सिफिकेशन की बड़ी ज़बरदस्त आवश्यकता है। तीसरी चीज़ ये है कि जो इकोनॉमिक स्लो डाउन है उस कंडीशन में होता ये जो कंपनीज़ होती है ना वो अपना साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड बजट कम कर देती है। तो पहला उनका फोकस ये होता है कि आपकी सेल बढ़े और ख़र्चा कम हो। तो ये जो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड खर्चा होता है इसको बहुत सा मैनेजमेंट जो है वो नॉन एसेंशियल खर्चा मानता है। तो ऐसे डाउन टर्न के टाइम पे इनके रेवेन्यूज़ हिट हो सकते हैं। फिर डेटा लोकलाइजेशन, जैसे मैंने बताया कि जो कई देशों में ऐसे हो रहा है कि भाई आपको अगर काम करना है हमारी देश की कंपनी के साथ और अगर आप उस डेटा को एक्सेस कर रहे हो, क्योंकि जब आप साइबर सिक्योरिटी सर्विस दोगे तो ऑफकोर्स उस डेटा को आप एक्सेस कर रहे हो जो उस पर्टिकुलर कंपनी के जो उस देश में है, तो वो कहते हैं भाई आपको अपना सर्वर यहीं रखना पड़ेगा, आपका सर्वर इंडिया में नहीं हो सकता या आपकी कंपनी वहाँ होनी चाहिए। तो इनको इस तरह की जो प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती है। तीसरी चीज़ ये और नेक्स्ट चीज़ ये है कि बात ये है कि ये जो एरिया है स्पेशलाइज्ड एरिया है, तो
एम्प्लॉई का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। एम्प्लॉई जो होता है ना, वो लगातार अपने पैसे बढ़ाने की डिमांड करता है। टैलेंट जो होता है ना, वो जल्दी छोड़कर चला जाता है अगर आपने उसको प्रॉपर पेमेंट नहीं किया। मार्केट कैप की बात करूं तो 1650 करोड़ का मार्केट कैप है। डेट टू इक्विटी नेग्लिजिबल है, 0 मान सकते हैं आप। आरओई जो है बहुत ही शानदार है, 41 का है। पी लेकिन 85 का है। पिछले, चूँकि इनका जो आईपीओ है ये अभी रिसेंटली 2024 में आया है, तो पिछले 12 महीने की परफॉर्मेंस 150% इनका रेवेन्यू बढ़ा है और 79% इनका प्रॉफिट बढ़ा है। प्रमोटर के पास 57% है, एफआईआई के पास 4% है, डीआईआई के पास कुछ है नहीं, और जो पब्लिक है उसके पास 39 है। और अभी तक टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स जो है ना 1775 टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं, यानी बहुत ज़्यादा रिटेलर इसमें अभी घुसे नहीं है। तो ऑल इन ऑल मैं बात करूं तो ये कंपनी देखिए अभी लिस्ट हुई है, इसलिए ये अभी ग्रोथ के फेज़ में, इसलिए आपको इनके ट्रेलिंग 12 मंथ्स यानी पिछले 12 महीनों की परफॉर्मेंस 160% रेवेन्यू जंप और 79% प्रॉफिट जंप दिखाई दे रहा है। लेकिन ये बात है कि अपकमिंग फील्ड है, और अगर आपको कहीं इसका पी कंप्रेस होता दिखे तो एक बार आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछें। जो मैंने फ्रेमवर्क दिया है उसके ऊपर एक बार विचार करें, और अगर आपको पसंद आता है तो खरीदने या बेचने का आप निर्णय लें। हमेशा की तरह मेरे इस शेयर में या किसी भी शेयर में खरीदने या बेचने की कोई राय नहीं है। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।